ठीक है. Increasing grain production for storage in warehouse can solve the problem of malnutrition and hunger. False. false, Yes. Why it is false? बताओ. ट्रू भी तो हो सकता है. नहीं, दो चीजें एक्चुअली यहाँ मिसिंग है. पहला, इजी एक्सेस होना चाहिए. किसे? आम लोगों को इस वेयरहाउस में जो स्टोर्ड क्रॉप्स हैं उनका इजी एक्सेस होना चाहिए. और दूसरा, परचेजिंग पावर होनी चाहिए ना मानसविन. मतलब दे शुड हैव मनी. सर अगर सर वो हमें स्टोर ही नहीं करेंगे सर ग्रेन्स को, स्टोर नहीं सर करेंगे तो खराब हो सबसे जाएंगे. बड़ा नुकसान हो जाएगा मानसविन. बोलो क्यों? सर उनमें बैक्टीरिया लग जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे. डिमांड और सप्लाई हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स का बेसिक है कि डिमांड और सप्लाई बहुत ही कम ऐसे टाइम के पल होते हैं जब ये दोनों इक्वल होते हैं कि जितनी सप्लाई और इतनी डिमांड. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, बट कभी एक्चुअली में इक्वल नहीं होता है. ठीक है, हमेशा या तो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम. ठीक है, मान लो ब्रिटानिया का एक बिस्किट पैकेट बन रहा है फैक्ट्री में, तो या तो उसकी सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, या तो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम हमेशा. ओके, सो मनी टू परचेज. तो आई होप दिस इज क्लियर. ये दो पॉइंट्स मिसिंग थे फर्स्ट में. सेकंड, ये तो इजी है. सीरियल्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट. carbohydrate, ओके, carbohydrates are energy given nutrients. Energy giving nutrients. Cotton is a crop which crop खरीफ. Kharif. समर सीजन में ग्रो करते हैं. प्लीज याद रख लो, मैं पहले कह रहा हूँ, के और आर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले के आता है फिर आर. जिस तरह से जब साल शुरू होता है तो अच्छे से कौन सा सीजन शुरू होता है? अच्छे से मैं कह रहा हूँ Summer. समर, और फिर विंटर. सो दिस इज हाउ दे आर. और बीच में प्लीज उसको घुसा देना जैद को, जो बहुत ही कम समय के लिए, ऑलमोस्ट आई थिंक 45 या उससे भी कम डेज के लिए एग्जिस्ट करता है जैद. और जैद के दो क्रॉप्स नाम याद रखना कम से कम, वाटरमेलन, शुगर केन. ठीक है, बैम्बू. दीज आर द जैद क्रॉप्स. नेक्स्ट, ये खैरिफ. मस्टर्ड इज अ राबी. रैबी. है भी. बाय द वे, मस्टर्ड का तेल बनता है क्या? ऑयल बनता है इसका? यस सर. मस्टर्ड ऑयल कच्ची धानी का सुना होगा, येलो कलर का, यस मस्टर्ड सर. सीड से बनता है. नेक्स्ट देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स. फॉल्स. जेनेटिकली सिमिलर नहीं होना चाहिए उनको. डिसिमिलर. Exactly. So this is false. I hope this is clear. Next, sixth देखो. Which one is an oil yielding plant among the following? सनफ्लावर. sunflower, सनफ्लावर. Lentil, इसे मसूर की दाल कहते हैं ना. दाल से ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट होता है. ग्राम, चना बेसिकली, उससे भी नहीं. सनफ्लावर, सो सॉरी, कॉलीफ्लावर मैंने टिक कर दिया. कॉलीफ्लावर तो वेजिटेबल है. ओके. नेक्स्ट, which one is not a source of carbohydrate? ग्राम. gram, Because ग्राम से हमें क्या मिलता है? protein, Good, protein and fiber. ठीक है. एक चीज और याद रखना, आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्कूल एग्जाम में कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? Apart from that, what do they provide which aids us or helps to better digestion? रफेज या फाइबर. डाइजेस्ट. हाँ, फाइबर. फाइबर, रफेज बहुत अच्छा से प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, याद रखना. जबकि जबकि रफेज की आप सबको पता है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है, राइट? यस सर. हाँ, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिल्कुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते ही नहीं है ये रफेज. ठीक है, इज 0. ओके, सो विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्राम. सॉरी, नॉट अ सोर्स. हाँ, ग्राम ऑफ कोर्स. राइस कार्बोहाइड्रेट देता है, मिलेट, सोरगम. इनफैक्ट कोई ये बताओ, इन तीनों में क्या कॉमन है? एनीवन? क्या ये एक ही सीजन में ग्रो किए जाते सीरियल्स हैं? है. ये तीनों सीरियल्स है, राइट? बट क्या ये तीनों एक ही सीजन में ग्रो करते हैं? बताओ. राइस किस सीजन में ग्रो करते हैं? एनीवन? सर जैद. कसम से यार, राइस इतना मेजर स्टेपल क्रॉप है, तुम लोगों को राइस का सीजन नहीं पता? सूची खारिफ कह रही है. Kharif है ना सर? सर से पानी पूछ चाहिए रहे था हो, ना बता ज्यादा. रहे हो? सर जैद वैसे बता रहे हैं. मानसून वाला होता है. सर खैरिफ है. पानी ज्यादा चाहिए तो समर में अगर उगाओगे तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ये सोचकर तुम लोग खैरिफ नहीं बोल रहे हो? एनीवन? ये रैबी में सर
थोड़ा सा वाटर ड्राउन रहेगा क्योंकि जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा पानी। एक्चुअली ये खैरिफ क्रॉप है, समर सीजन के एंड में ऑलमोस्ट इसको सो कर देते हैं। मिलेट, ये भी बताओ। मिलेट, मिलेट बताया था ना, बाजरा दिखाई थी आपको फोटो, तो ये भी खैरिफ है। तो ये खैरिफ है, ये खैरिफ है। व्हाट अबाउट सोरगम? ये भी एक तरह का बाजरा है, बट उसको मैंने बताया था, क्या कहते हैं तनुष्का, तुमने नाम बताया था क्लास में, क्यू से नाम है, किनुआ, याद है? Yes, sir. तो सोरगम खैरिफ है या रबी है? ये भी खैरिफ है। तो तीनों में क्या सिमिलर पैटर्न है? खैरिफ क्रॉप। ग्राम कैसा क्रॉप है, एनीवन? ग्राम खैरिफ क्रॉप है या रबी? सर खारिफ। सर खैरिफ। सर रैबी। खैरिफ या रबी? ये सर रबी खैरिफ। है। नहीं, ये रबी है। सर ग्राम तो खैरिफ होती है। नहीं, रबी है ये। नहीं, ये रबी देखो, दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कुछ क्रॉप्स तो यार याद ही कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ग्राम सर दोनों जगह दिया है। दोनों जगह, एक मिनट। सर ग्रीन ग्राम सर खैरिफ वो में सर, green और सर gram। ग्राम सर हाँ, राबी में। ग्रीन ग्राम एक्चुअली इट्स नॉट मैच्योर, ठीक है, इट्स नॉट मैच्योर। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, नॉट मैच्योर। ग्रीन ग्राम मतलब वो हरी दाल खाइए, जैसे हम कहते हैं सुबह नहीं भिगाते हैं चने, और साथ में कौन सा रहता है, क्या कहते हैं उसे, ग्रीन ग्रीन छोटे से होते हैं। Sprouts। नहीं, स्प्राउट्स तो वो निकलते हैं उनसे, वाइट वाइट। मूंग की दाल, मूंग, मूंग, राइट। मूंग की दाल देखिए, ग्रीन कलर की होते, छोटे छोटे दाने, Yes, sir. यस Yes, sir। यही है ग्रीन ग्राम। ओके, तो दिस इज द ग्रीन ग्राम, बट द जनरल ग्राम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, ग्रीन ब्लैक ग्राम, ये सारे के सारे कब, खैरिफ। बट हाँ, ये जो ग्राम है ना गाइस, ये उसकी बात हो रही है, काला चना, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट वो पूड़ी हलवा सब्जी के साथ जो बनता है आलू डाल के, वो वाइट कलर का छोटा, आई मीन थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। वो दोनों ग्राम्स रैबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। छोले पूड़ी, यस छोले पूड़ी नहीं खाए तुम लोगों ने, सब चुप हो। सर खाया सर। हाँ, तो फिर हाँ। छोले ही ग्राम है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो गाइस, आई होप 7th क्लियर है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, ये बताओ, ये तो तुम लोग बता दोगे अब, सर All all of of the these। above. Sir, all of All the of the above. above. इजी सर, एक्सेस मुझे होना चाहिए। इसमें डाउट है सर। हाँ, क्या डाउट है, बोलो। सर मैंने इसमें टिक किया था सर, इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द फूड ग्रेन। ठीक है, प्लीज सर, एक्सेस तो जिनके है, पास लेकिन पैसे अब ना हो तो। लूट थोड़ी मारेंगे, पैसे भी तो देंगे टू परचेज। चलो ढाबा बोल दो, और जो ना लूट लो पूरा वेयर हाउस। पैसे होने चाहिए, और ऑफ कोर्स इंक्रीज प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, ताकि सप्लाई हो सके लार्ज पॉपुलेशन को। सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके। यश, 9th बताओ गाइस, क्रॉस बिटवीन टू वैरायटीज। सर, हाँ, False. ये 8th क्वेश्चन False. में सर फार्मर के पर्सपेक्टिव से भी तो पैसे होने चाहिए ना, फार्मर के पास, जिससे वो अच्छी क्रॉप ग्रो कर सके। फार्मर्स के पास भी अच्छे पैसे, ठीक है, होने वो मिल, चाहिए ना। ऑफ कोर्स, ये भी एक, तुम कह सकते हो फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, तो ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है, बट वो ऑप्शन में गिवन नहीं था। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये तीनों होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये फॉल्स क्यों गाइस? क्योंकि बिटवीन टू वैरायटीज को क्या कहते हैं, इंटर Varietal. वैराइटल। गुड, दिस इज फॉल्स। क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ टू स्पीशीज, इंटरस्पेसिफिक। Interspecific. स्पेसिफिक। Specific. वैराइटल है तो वैराइटीज, स्पेसिफिक स्पीसीज, जेनेरिक है तो जेनेरा। ये बताओ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सर ये फॉल्स False है। है होगा सर। सर ये। क्यों? फॉल्स। सर सेम जेनस पे होते हैं सर। एग्जैक्टली Sir, same genus, different species. पूरे इस वर्ड ने डिफरेंट स्पीशीज ने ही पूरा गेम चेंज कर दिया। सेम जीनस के होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. और वो चार्ट जिसने नहीं बनाया था पिछली क्लास में, बना लेना रिकॉर्डिंग देखकर, जो मैंने बोला था कि सबसे ऊपर क्या है, जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज, स्पीशीज में होते हैं क्या, वैरायटीज। नेक्स्ट
12th पढ़ो. Water holding capacity is more in. Manure. 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 By the way, क्वेश्चन है तुम लोगों से. ऑर्गेनिक मैटर रिच कौन है ज्यादा? ऑर्गेनिक मैटर. सर Manure. मैन्योर मैन्योर ही है सर. मैन्योर. और ये केमिकल्स केमिकल क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल केमिकल से बने, Fertilizer. फर्टिलाइजर रिच इन एनपीके. एनपीके फुल फॉर्म पता है? Yes. 8th में बताया था, बोलो. सर Nitrogen. नाइट्रोजन Nitrogen, फास्फोरस potassium, पोटेशियम. phosphorus. गुड. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, के से पोटेशियम. किसी ने गौर किया ये तीनों सिंबल्स के नाम है. केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में उनके सिंबल्स को ऐसे डिनोट करते हैं. नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर? 7. फॉस्फोरस का क्या है? याद कर लो, मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, फर्स्ट 20 याद होने चाहिए. फॉस्फोरस 15. पोटेशियम ठीक कैल्शियम के पहले आता है 19. ठीक. 13th. Both intercropping and mixed cropping involves growing multiple crops in the same piece of land. True. This is True. true. ये सिमिलैरिटी है इन दो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस की. सर इंटरक्रॉपिंग में तो सर वो होता है ना कि अगर आपने एक दिन आपने राइस उगाए तो अगले टाइम आप बाजरा उगाओगे क्योंकि नहीं. सेम न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं हो. नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है. इंटरक्रॉपिंग में हम सर वो एक ही तो पीस. क्रॉप रोटेशन है सर. हाँ, यस, गुड, वेरी गुड शिखर. इंटरक्रॉपिंग में ये मान लो इस रो में तुमने मान लो साग, क्या कहते हैं, स्पिनच. तो दूसरे रो में तुमने मान लो कोई वेजिटेबल. तो तीसरे रो में तुमने मान लो कोई फ्रूट. चौथे रो में मान लो तुमने मान लो वो बॉटल गोट, पता है ना, जिसे लौकी कहते हैं. यस सर. तो ये इंटरक्रॉपिंग में देखो एक चीज याद रखना आपको, क्या ये स्पेसेस दिख रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट रोज में स्पेसेस होते हैं. तो हम इंटरक्रॉपिंग में ना प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करते हैं, बट मिक्स्ड क्रॉपिंग में नहीं. जहां तहां, यहाँ स्पिनच है तो यहाँ फ्रूट है. ठीक है. इट्स लाइक मिक्सिंग ऑल द क्रॉप्स नियर बाय. यहाँ बॉटल गोर्ड है, ऐसे. समझ गए? ये डिफरेंस हुआ. यस सर. और अच्छे से इसको करेंगे डिस्कस वैसे. नेक्स्ट पढ़ो गाइस, 14th. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. False. 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 वैसे मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज या स्मॉल? बड़ा. Large. लार्ज. तो लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको मैक्रो कहते हैं. यहाँ तो उन्होंने स्मॉल क्वांटिटीज का है, तो ये फॉल्स है. 15th बताओ, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज False. ब्रांचिंग. False. सीरियल क्रॉप्स में हमें डॉर्फनेस चाहिए होती है. Yes. वैसे सीरियल की जगह यहाँ होना क्या चाहिए? Fodder crops. Fodder वेरी गुड crops. स्नेहा, फॉडर. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. कोई डाउट? चलो शुरू करें फिर. ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी मूव ऑन टू इज, सुनो एक चीज प्लीज नोट कर लो. व्हाइट रेवोल्यूशन किस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये Milk. अभियान चला था? मिल्क. Milk. ग्रीन पता ही है, ग्रीन प्रोडक्शन. Yes. ग्रीन प्रोडक्शन किसके लिए? सर एग्रीकल्चर यूनिट्स के लिए हुआ था सारी. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कह लो इन जनरल. और ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए? Sir, fish या water. यस, सोचिए, फिश प्रोडक्शन यूज करने के लिए. तो इन तीनों को एक लाइन पे लिख लो कहीं पे अलग से. पहले लिख लो ग्रीन रेवोल्यूशन was to increase the production of crops in the country. White revolution was to increase the production of milk and dairy products. Production of milk and dairy products. Dairy मत लिख देना, dairy है, DAIRY. फिर blue revolution. Blue revolution was to increase the production of fish and fishery products. Sir, spelling fish तो पता ही है, fishery की spelling आई है, I guess FISCHIARY.
क्या तुम लोग में से कोई फिशरी प्रोडक्ट बता सकता है? एनीवन? जैसे डेयरी प्रोडक्ट, पनीर है, घी है, बटर है। क्रैब। क्रैब, हाँ ठीक है, बोल सकते हो। मैं और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बोल फिशरी प्रोडक्ट्स। तो मैं तो बच वेरी गया, गुड। तो सर मेरे को आयशा, आइडिया ऑयल। नहीं है कुछ। क्या बोला तुमने सर मानस? कैवियर। कैवियर भी बोल सकते हो, गुड। आयशा ने भी बोला ऑयल, फिश ऑयल। फिश ऑयल के पता वो बनते हैं, क्या कहते हैं उनको, कैप्सूल्स, which are very high in omega. Omega is some, nutrient and vitamin D also. हाँ, liver cord oil. I have the material. फिशरी नहीं होता है। अच्छा, स्पेलिंग कह रही हो? अच्छा, क्या स्पेलिंग है फिर तनुष्का? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर FIS, सर हाँ FIS भाई, HIERY। HERY। अच्छा, FISHERY। गाइस करेक्ट कर लेना, ठीक है? ये है स्पेलिंग फिशरी। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। तो ब्लू रेवोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यू शुड रिमेंबर। सो लेट्स क्विकली डिस्कस वे भी, हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इससे पहले गाइज हमने क्या मैनेजमेंट पढ़ी है? 3 मैनेजमेंट हमें पढ़नी है क्रॉप्स वाले में, फिर एनिमल हस्बेंड्री अलग शुरू हो जाता है। याद रखो, हमें 3 तरह की जो मैनेजमेंट पढ़नी है इस बुक में, जो 90% सिलेबस जिस पे बेस्ड है। सॉरी, मैनेजमेंट नहीं है वो, इम्प्रूवमेंट है, कि क्रॉप्स की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। यस अथर्व। अब प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए सबको पता है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हमें प्रोवाइड करने हैं क्रॉप्स को। सो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह ये आ जाता है उसमें, और इरिगेशन मेथड्स। तो सबसे पहले देखो, डिफरेंट फार्मर्स thus have more or less land. सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड होनी मुश्किल है। सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विल यूज एंड अदर टेक्नोलॉजीज वो भी वैरी करेगी फार्मर टू फार्मर. So in short, money or financial condition that allow farmer to take up different farming practices and agricultural technologies differ. ठीक है, कितना वो पैसा लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन. ओके, मूविंग ऑन. सो देर इज अ कोरिलेशन. कोरिलेशन मतलब एक रिलेशनशिप है बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड, कि आप जितना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में इनपुट लगाओगे, किस टर्म में, मैन्योर का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, या फिर पेस्टिसाइड, विडिसाइड, प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स का यूज, वो आपको बदले में क्या देगा? हायर यील्ड. ठीक है, तो क्या ये हायर इनपुट फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता डायरेक्टली? ये सर अगर कि शिखर ने अभी प्रोडक्शन कहा, अच्छा होगा सर मनी हाँ ज्यादा मिलेगी। एग्जैक्टली नहीं, इट्स नॉट अबाउट मनी. मनी से भी पहले हायर यील्ड होना चाहिए मानसविन, तब जाके मनी मिलेगा. ओके सर। तो फार्मर की परचेजिंग कैपेसिटी डिसाइड करती है और वो क्या इनपुट्स यूज कर रहा है. ठीक है, एंड therefore production practices can be at different levels. They include no cost production, low cost और high cost production. सर नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब बिल्कुल कुछ नहीं यूज किया, बस. मैन्योर क्या कह रहे हो सूची? सर, जिसमें हमें मनी नहीं यूज हुआ, लाइक मैन्योर यूज किया. मैन्योर, हाँ तुम कह सकते हो. बेसिकली मान लो एक फार्मर के घर पे वही कोई गाय या भैंस है, तो थोड़े से उसके जो गोबर है उसको यूज कर लिया एज मैन्योर, या फिर कोई प्लांट या एनिमल एक्सक्रीटा जो भी वेस्ट है उसको लैंड पे यूज कर लिया. कहीं से कुछ परचेज नहीं किया. सर सीड्स तो करेगा कम से कम परचेज, नहीं वो भी अपने पिछले साल के जो क्रॉप्स उसने वो किए थे, प्रोड्यूस, ग्रो किए थे, उसी के कुछ सीड्स उसने प्रिजर्व कर लिए थे उस टाइप में. तो 3 लेवल्स है गाइस: नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. सर सबको मेरा पता है. क्वेश्चन था सर। हाँ. सर एक फार्मर है सर, वो कैटल भी रेयर करता है सर। हम्म. ऐसे सर उसके बहुत सारे बिजनेसेस हो गए कि हम्म. सर वो फूड सर डेयरी उसका बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। हम्म. तो सर अगर उसका एग्रीकल्चर से उसकी सर बहुत सर नो कॉस्ट ही मान लो सर उसका प्रोडक्शन हुआ, तो हम्म. सर उसे हम क्या बोलेंगे सर दोनों को मिला के कि उसकी सर इकोनॉमिक स्टेटस सर बढ़ा है कम हुआ है?
कह सकते हो मॉडरेट है उसका इकोनॉमिक स्टेट, मतलब इकोनॉमिक स्टेट नहीं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, और प्लस जो क्रॉप्स को सेल करके जो अर्न करेगा वो मनी। आई मीन ही इज नॉट मच रिच। और तुम क्या मतलब पूछना चाह रहे हो उसकी? सर एडिशनल, सर वो एडिशनल में माना जाएगा अगर वो कैटल रियर कर रहा है? इट्स नॉट अबाउट एडिशनल इनकम, इट्स अबाउट it's about investing time and energy in different business, ठीक है? More the number of options a person has, stable the income is। क्योंकि अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है और मान लो क्रॉप्स को किसी तरह की डिजीज हो गई है, तो उस साल का तो उसका पूरा इकोनॉमी जीरो हो गया ना। यस सर। तो वही चीज है। ओके, मूविंग ऑन। न्यूट्रिएंट्स आई होप सबको पता है, प्लांट्स को पता क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, दो तरह के बेसिकली, माइक्रो और मैक्रो, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब those quantities which are required in large quantities, and micronutrients those nutrients which required by the plants in small quantities। okay, और nutrients को supply कौन से agents करते हैं guys? air, water and soil। moving on, सबको ये भी पता होना चाहिए एयर से हमें क्या क्या मिलता है, वाटर से क्या और सॉइल से क्या। जैसे एयर से कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नहीं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कोई पूछ दे कि कार्बन कैसे सर एयर से मिलता है, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, H2O में H छिपा हुआ है। एंड सॉइल क्या सप्लाई करते हैं? अदर 13 न्यूट्रिएंट्स। डू यू फाइंड ये कितना स्पेसिफिकली बुक में मेंशन्ड है, एक नंबर, ठीक है। उन 13 में कुछ माइक्रो हैं, कुछ मैक्रो हैं। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल सबको याद होने चाहिए। मैं एक पैटर्न आपको बताऊंगा इसको याद रखने का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके दिख गया सबको? एनपीके, Yes, sir. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है, ये सब ना पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आ जाते हैं। पैटर्न नोटिस करो, नाइट्रोजन 7 है, फास्फोरस है 15, पोटेशियम है 19, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम है 12, सल्फर है 16। और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, ये सारे, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोरीन, 20 से बड़े हैं। देखो, आयरन, नहीं नहीं, बोरॉन बाद में आता है। ये देखो, क्या तुम लोगों को मेरा वो दिख रहा है वॉलपेपर? यस सर। तो हाँ, ये 17 दिख रहा है, The 7। boron, सर बोरॉन तो 5 होगा। अच्छा अच्छा, सो सॉरी, बोरॉन, मुझे ब्रोमिन लगा। अच्छा हाँ, राइट, बोरॉन करेक्ट। बोरॉन और क्लोरीन को छोड़कर बाकी सारे के सारे 20 से बड़े हैं, राइट, ठीक है। इज दिस क्लियर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में यस डिफरेंस? सर। ओके, मूविंग ऑन। अब देखो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। नॉर्मली वो फंक्शन करे, ग्रो करे, ठीक है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगी। ओके, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, डिजीज को कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं या कितना इम्यून रहते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी या लैक, उनकी या फिर कमी या तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो इनको इन्हांस करने के लिए वही कह रहे हैं, आउटपुट इन्हांस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो करने ही है यूज़, किन फॉर्म में? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के फॉर्म में। चलो, मैन्योर पता है सबको, ऑर्गेनिक मैटर है जो कहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। वो जब तक डिकम्पोज ना हो जाए, तो याद रखना डिकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके।
तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और प्लस साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव भी कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जो क्रॉप्स आएंगे उनको भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। अच्छा, बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। ये किस सॉइल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? देखो, लिखना तो लिख लो। वो सॉइल को गाइस सॉफ्ट बनाता है, पोरस बनाता है। कौन? मैन्योर। एंड गिव्स इट डार्क कलर। ओके, प्लस वाटर रिटेंटिविटी बढ़ जाती है। वाटर रिटेंटिविटी, ये जो वर्ड है ना रिटेंटिविटी, ये वर्ड रिटेंशन से आया है। रिटेंशन का मतलब है टू होल्ड बैक। तो मैन्योर्स वाटर होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ऑलराइट, सो हाँ, सैंडी सॉइल में अगर तुम ज़्यादा मैन्योर डालते हो तो बेटर है, क्योंकि सैंडी सॉइल, ये सब 7th में पढ़ा था सॉइल चैप्टर, अगर तुम लोग को याद होगा। तो सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ऊपर पानी डालोगे सैंड के तो बहुत जल्दी नीचे पर्कुलेट कर जाएगा। तो वाटर को होल्ड करने के लिए मैन्योर उसमें अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन क्लेई सॉइल, पता है क्ले से पॉट्स, टॉयज, दिए, ये सब सुराही, मटका सब बनता है ना क्ले से। तो क्ले, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। मतलब क्लेई सॉइल की वैसे भी एयर पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत आपस में चिपके रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं। वो जल्दी से एब्जॉर्ब करते नहीं है वाटर, लेकिन कर लेंगे तो जल्दी से उसको परकुलेट होने नहीं देंगे अपने थ्रू। तो इन क्ले सॉइल द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो क्या करता है, यहाँ उल्टा असर दिखाता है वो। समझ रहे हो? क्ले सॉइल जो बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके रखता है वाटर को, यहाँ यूज ऑफ मैन्योर हेल्प करता है ड्रेन करने में। जल्दी जल्दी पानी गुजरे उनसे, उतना भी नहीं वो उनको रिटेन करके रखे। तो इसलिए वो अवॉइड करता है वाटर लॉगिंग, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई तो फिर प्लांट्स एक्सेसिव वाटर से मर सकते हैं, अनलेस इट इज़ अ पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप्स को तो चाहिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, तो आई होप ये क्लियर है कि किस तरह से बायोलॉजिकल वेस्ट को हम डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया की मदद से और यूज करते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। यही दो मेन यूजेस हैं इसके। किसके? किसके? मैन्योर के। फर्टिलाइजर्स के नहीं है एक्सेसिव यूज, क्योंकि वो सॉइल फर्टिलिटी को बर्बाद कर देता है, हैम्पर करता है। हैम्पर मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक, आगे बढ़े। अब मैन्योर के गाइस दो हैं टाइप्स, एक कॉम्पोस्ट और एक ग्रीन मैन्योर। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। मैन्योर को यूजुअली क्या डेफिनेशन कहती है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट, राइट। कंपोस्ट बनाने के लिए हम नीमाटोड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीमाटोड्स पता क्या है? सर इंसेक्ट। Tomato. हाँ, आई थिंक मैंने तुम लोग को बताया था। यस सर। वर्म्स जो होते हैं, अर्थवर्म उनमें से एक है। नीमाटोड एक बहुत बड़ी फैमिली है, अर्थवर्म उसका एक Yes, sir. एग्जाम्पल है। यस ओके, सर। तो वो क्या करते हैं पता है? मैन्योर को और अच्छे से उसमें फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पढ़ो, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, मतलब वही गोबर, काउ डंग जैसे कहते हैं, और वेजिटेबल वेस्ट जो छिलके निकलते हैं, लौकी की सब्जी या नीनुआ की सब्जी, जो भी, आलू के छिलके वगैरह वगैरह, एंड प्लस अदर ऑर्गेनिक डोमेस्टिक वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं। ये नहीं कि प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। एंड अदर सीवेज एंड स्ट्रॉ इरेडिकेटेड वीड्स। सॉरी, स्ट्रॉ मतलब, स्ट्रॉ पता है किसे कहते हैं? जैसे ये क्रॉप है,
इसके ये सब कट कर दो ना, तो जो मेन स्टेम है प्लस ये जो ब्रांचेस, ये सब स्ट्रॉ, जिसको फॉडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए। एंड इरेडिकेटेड वीड्स, वीड्स जिनको उखाड़ देते हैं ना मैनुअली, सूख जाते हैं, तो सूखे हुए प्लांट्स यूज होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो इज डिकम्पोज इन पिट्स, ठीक है, इज नोन एज कंपोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इनके लिए स्पेशल पिट्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? मेन्योर और इसमें क्या फर्क है? मेन्योर कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, उसको फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट को कहाँ प्रिपेयर करते हैं? क्या जगह है उस जगह का नाम? कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट्स। नेक्स्ट, तो कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर में तो रिच है ही और न्यूट्रिएंट्स में भी है। तो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवॉर्म्स। ओह, टू हैसन द, ये हैसन नहीं होना चाहिए, फैशन होना चाहिए। फैशन मतलब फास्ट कर देना किसी प्रोसेस को। टू फास्ट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। समझ में आया अर्थवॉर्म्स का क्या यूज है? टू increase the process of decomposition. Is this clear? Earthworms का क्या यूज है? Yes, sir. ओके, तो जब ये हम यूज करते हैं कंपोस्ट में, क्या अर्थवॉर्म्स, तब हम उसको सिर्फ कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, क्योंकि वर्मी वर्ड वर्म्स से रिलेटेड है। एंड अर्थवॉर्म इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ नीमाटोड्स। आगे बढ़े, ठीक है, बहुत सिंपल है। ग्रीन मैन्योर, ठीक है, prior to the sowing of crop seeds, some plants like sun hemp, guar are grown, then mulched by plowing them into the soil. Mulched का मतलब कोई मुझे बता सकता है? जब उनको सो करते हैं फिर मैच्योर हो जाते हैं, कौन? सीड गिविंग क्रॉप्स, जैसे हेम्प, ग्वार, ठीक है। तो फिर जब सीड उनसे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऐसे ही मंच, मतलब समझ लो उसको उखाड़ते भी नहीं है। जब वो करते हैं ना लैंड की, क्या कहोगे उसे, जब प्रिपेयर करते हैं लैंड को, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोइंग। प्लोइंग। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। जब प्लोइंग करते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट स्ट्रक्चर ही अंदर घुस जाता है तो सॉइल ढक के। देते हैं सर घास से। एग्जैक्टली, मिट्टी से ढक देना, काइंड ऑफ अच्छे से प्लो करके। सो दीज ग्रीन प्लांट्स has turned into green manure, that's it, which helps in enriching soil in nitrogen and phosphorus. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस सबको पता होना चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो एक स्कूल में पूछ लिया था, ग्रीन मैन्योर्स आर रिच इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लियर? ठीक है। यस यस सर। सर। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स, पता ही है, केमिकल्स हैं और ये काफी रिच होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। एंड दे आर यू मेनली मैं कह रहा हूँ, दे आर मेनली कह लो या फिर प्राइमरीली कह लो, primarily rich in macronutrients. Okay. They are used to ensure good vegetative growth and give rise to healthy plants. And इस फैक्टर से काफ़ी हाई yields निकलते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है फार्मर के लिए, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन। लेकिन अगेन इसका प्रॉपर डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव यूज़ करने से सॉइल फर्टिलिटी हमेशा के लिए लूज हो जाती है, ठीक है। वो तो छोड़ो, दे मेक नहीं कहूँगा, दे डिस्टर्ब द सॉइल pH वैल्यू। pH का मतलब क्या है? सर वो एसिडिक वैल्यू। हाँ, pH वैसे उसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेसिक चीज़ बन जाती है, pH वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक। तो एक्सेसिव यूज़ क्या कर देता है? pH बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर देता है सॉइल के, और सॉइल फर्टिलिटी को तो हैम्पर करता ही है। ओके, एंड यू नो व्हाट, एक्सेसिव यूज़ करने से वो सॉइल को काफ़ी
बहुत ज्यादा पोरस बना देता है, इतना ज्यादा पोरस कि अगर तुम पानी डालोगे ना बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा पानी सॉइल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना इनके डिसएडवांटेजेस। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी of soil is decreased। ये सब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर के पॉइंट्स हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर जरूर याद से। Okay, sir. और हाँ, वन मोर थिंग, सबसे बड़ा एक मेजर नेगेटिव पॉइंट, वाटर पोल्यूशन कैसे करते हैं फर्टिलाइजर्स। रेन सर दे वाटर। आर एसिडिक सर, और जब ये वाटर किसी रिवर के अंदर जाएगा तो सर वो उस वाटर की स्पीशीज और एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर सकता है। एग्जैक्टली, वो रेन वाटर, ठीक है, व्हेन रन अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स mixes along the fertilizer and goes into the water body which harms its मरीन इकोसिस्टम कह लो या वाटर इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम में दोनों चीजें हैं जैसे तुमने कहा, प्लांट्स एनिमल्स। ओके, कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड। तो हमने क्या सीखा, लिखो सब लोग, दिस इज एन इनऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर केमिकल्स लिख लो, ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते ही नहीं है। तो गाइस, इनऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर, कौन ज्यादा वाटर होल्ड करके रख सकेगा, सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स किसके ज्यादा हैं, फर्टिलाइजर के या मैन्योर के, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा मैन्योर। मैन्योर सर के। फर्टिलाइजर तो सर ग्लूकोज की तरह सर एकदम इंस्टेंट काम करता है। हाँ, काम तो इंस्टेंट करता है बट साथ साथ और नुकसान भी पहुंचा के जाता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव अहेड गाइस, then we come to the very important stage of agriculture which is irrigation। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा बाद में डिस्कस किया है, आई होप ये क्वेश्चन सब कर लोगे। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड लॉन्ग टर्म बाय मैन्योर, शॉर्ट टर्म बाय फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कैन इजिली डैमेज्ड बाय improper use of fertilizers, but soil fertility is always optimum for with the use of manure। चाहे तुम excessive use करो या फिर little use, नहीं little सर use नहीं, so sorry, चाहे excessive use भी करो तो soil fertility maintain रहेगी। हाँ मानसविन। सर एनपीके सर मैन्योर्स भी देते हैं और सर फर्टिलाइजर भी देते हैं, तो सर फर्टिलाइजर सर इतने एसिडिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और वो काफी एक्टिव, मतलब रॉ फॉर्म में होते हैं। सर मतलब वो एक मिनट रुको, नाइट्रेट्स में एक मिनट होता है। रुको, एक मिनट रुको, रॉ फॉर्म नहीं कहना चाहिए मुझे, कंपाउंड फॉर्म में होते हैं वो। जैसे N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के सॉल्ट्स होंगे, फॉस्फोरस के सॉल्ट्स होंगे, पोटेशियम के सॉल्ट्स फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में होंगे। वो सॉल्ट बहुत फिर इजीली सॉइल में जब वाटर प्रोवाइड करते हैं ना, वो सॉल्ट्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको रूट्स ऑफ द प्लांट इजीली अब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में, जिसको मैन्योर कहते हैं, ऑर्गेनिक में बैक्टीरिया उसको तोड़ता है ग्रेजुअली, और जिससे दोनों को फायदा होता है, सॉइल इकोसिस्टम के जो प्राणी हैं और प्लांट्स, और प्लस सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, यस सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है ना, यस no सर। less or almost no use of chemical fertilizers, not just fertilizer, herbicide and pesticides also। Herbicides are used to kill herbs। herbs किसे कहते हैं, सर स्मॉल प्लांट्स। सर अनवांटेड। अनवांटेड तो वीडीसाइड। herbs वो है ना जो छोटे छोटे वो बना लेते हैं, वेल,
आई थिंक हर्ब्स उन्हें कहते हैं। वो ये तो देखो क्रीपर होते हैं सर। क्रीपर, अरे ये क्या आ गया, हर्ब। सर ये नेचुरल वेजिटेशन का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए अनवांटेड ही कह लो, राइट, सही है। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स पता है ना, पेस्ट्स को मारने के लिए। ठीक है, तो ये सब यूज ऑलमोस्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एंड ऑल्सो देखो, आपको पता होना चाहिए और क्या क्या बायो एजेंट्स वो लोग यूज करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाई, वैसे ये एल्गाई नहीं है, पता ना, ब्लू ग्रीन एल्गाई ये एक बैक्टीरिया है। सर इसके नाम में एल्गाई क्यों है? बहुत ही गलत नेमिंग इसकी की हुई है इन्होंने, बट ये एल्गी है नहीं, ठीक है, याद रखना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीम लीव्स, और बायो फर्टिलाइजर्स में वही नीम लीव्स हो जाएगा, टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं, राइजोबियम भी तो हो सकता है। राइजोबियम, हाँ वो तो नेचुरली मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, एंड कमिंग टू दिस मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। अच्छा ये आगे पढ़ेंगे, पहले इरिगेशन देख लो। इरिगेशन पता ही है, डेफिनेशन कोई पूछ दे तो, पीरियोडिक सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। और नेचुरल सप्लाई सबको पता है, रेनफॉल है, बट हम जो वाटर की सप्लाई पीरियोडिकली करते हैं उनके सोर्स क्या हैं? कैनाल, रिवर, टैंक्स एंड वेल्स। सबको पता ही है, वेल्स, वहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे वाटर, या तो मैनुअली या तो फिर कोई पंप लगा दोगे, राइट, है ना। Yes. यस। कैनाल्स, कैनाल्स पता है, देखे हैं आप लोगों ने? यस सर। कुछ ऐसे दिखते हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं। मैंने तो कैनाल में बहुत बार नहाया हूँ मैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। रनिंग वाटर, फार्मर्स अपने अपने वो सेटअप होते हैं उनके पास, डीजल ऑपरेटेड पंप, उसका एक पाइप इसमें डुबा देते हैं और दूसरा एंड अपने फील्ड में। नेक्स्ट, रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब जैसे इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर, जहाँ पे कैनाल फ्लो का मतलब वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं है, तो वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स। तो याद रखना, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स क्लोज टू रिवर्स। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ रिवर से ही ड्रॉ करते हैं पानी। और टैंक्स आपको पता ही है, स्मॉल रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, विच स्टोर रेन वाटर कह लो, या फिर अदर रन अवेज, सॉरी अदर रन ऑफ, मतलब बारिश का पानी या कहीं से बह रहा है या फिर कोई रिवर का पानी, उसको स्टोर करके रखते हैं, उनका स्टोर्ड पानी भी हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो और क्या इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी फार्मर्स के लैंड को पहुंचाई जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक टेक्निक है, और वाटर शेड मैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि रेन वाटर को कैसे प्रॉपरली हम यूज कर सकें। और वाटर शेड मैनेजमेंट, किसी ने सुना है वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे? नो सर। वाटर शेड मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े ना रिजर्वॉयर्स होते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ शेड, जैसे गाड़ी को शेड या गैराज में पार्क करते हैं ना, तो उसी तरह बहुत बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स में वाटर को स्टोर करके, और वो रिजर्वॉयर्स तुम गेस कर लो क्या है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाना। डैम में बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर स्टोर करके रख सकते हो, फिर ऑन द डिमांड ऑफ फार्मर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सीजन दे लेट गो द वाटर। ओके, तो इनका एक और एडवांटेज क्या है, इरिगेशन में तो है ही एडवांटेज, देखो दूसरा एडवांटेज क्या है,
रेन वाटर को वो स्टॉप करता है ओवरफ्लोइंग के चलते, जिसके चलते सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि रनिंग वाटर सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर जो होती है ह्यूमस रिच, उसको इजीली इरोड कर सकता है, जिसके चलते सॉइल इरोजन अकर होती है। चेक डैम्स का एक एडवांटेज भी है। ओके, मूविंग ऑन टू क्रॉपिंग पैटर्न्स। अच्छा सुनो, आप अपना होमवर्क नोट करो, ये रहने दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस क्रॉपिंग पैटर्न। योर होमवर्क इज टू रीड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री कहाँ तक सर? देखो यहाँ तक। हाँ पूरा बी कीपिंग तक। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखो क्या क्या चीजें हैं। कैटल है, फिश, पोल्ट्री और बीज। कैटल समझ गए, काउस, बफेलोज, गोट्स। फिश पता ही है, पोल्ट्री चिकन। बी, बी तो बी मधुमक्खी। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस यस सर। ओके, अब एक चीज सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जैसे इंटरवेराइटल, इंटरजेनेरिक, इंटरस्पेसिफिक, उसी तरह जब फिशेस के बारे आप पढ़ते हो तो हाँ, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज, इनके एग्जांपल्स और डिफरेंसेस while you read this. All right, so I'll see you on Thursday. Okay. ओके, थैंक यू सर, बाय सर। All right, bye Thank bye you. guys, take care. बाय सर। हाँ हाँ, एनिमल हस्बेंड्री पूरा पढ़ना है तनुष्का। Sir, I have a question that stubble can't be used as fodder for animal. आर्यवीर एक मिनट, प्रेजेंट हो तुम? यस सर। अच्छा, श्योर। स्टबल का मतलब क्या है? सर जो लेफ्ट होनी है तो सर, मतलब काटने के, क्रॉप्स काटने के बाद सर उन्हीं को बर्न कर देते हैं सर। श्योर, गुड क्वेश्चन। देखो, एवरी टाइप ऑफ क्रॉप का जो लेफ्ट ओवर है ना, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज फॉडर। कुछ क्रॉप्स के जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे जो टॉल क्रॉप्स होते हैं। इसलिए उस पर एक क्वेश्चन भी आज था कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, जो क्रॉप ज़्यादा लंबे होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग्स निकली रहती है, क्या उनको हम सीरियल्स की तरह यूज़ कर सकते? आई मीन, क्या वो सीरियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आएंगे या फॉडर क्रॉप्स? सर फॉडर, फॉडर में। ठीक है। बेसिकली हमें क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, बट दोज क्रॉप्स आर नॉट इन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ सीरियल्स। जो भी वो प्रोवाइड करे वो ग्रेन हम अपने यूज के लिए रख लेंगे, लेकिन लेफ्ट ओवर ये बहुत सूटेबल होता है फॉडर के लिए। ठीक है, सर उसी तरह से स्टबल भी एक लेफ्ट ओवर है सर किसी प्लांट का। और वो प्लांट कैसा दिखता है? लाइक ड्वार्फ है या जैसे टॉल है? बोलो। सर, जैसे सर खरीफ क्रॉप का सर अभी सीजन, मतलब अभी हुआ है तो सर उनकी कटाई हुई है, तो हम्म सर रबी अभी लगेंगे, तो सर इसमें वीट होगा और सर राइस होगा, इनमें इन दोनों में से कोई होगा सर, अच्छा, उन्हीं का लेट्स सी। सर स्टबल होगा। यही मैं देख रहा हूँ, क्या तुम देख पा रहे हो स्क्रीन? यस सर। Crop sown on stubble after the grain is harvested for turning under as green manure. Okay. Hmm. एक मिनट पैडी। ओके, ओह नाइस। अगर पैडी स्टबल को यूज कर सकते हैं एज फॉडर, तो एनसीआर में जो पोल्यूशन हो रहा है वो काफी हद तक, फार्मर्स कैन यूज पैडी स्टबल एज फीड फॉर एनिमल्स। ओके, ये होशियारपुर का डीसी कह रहा है। डीसी मतलब जस्ट क्यूरियस, पता है डीसी किसे कहते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर, राइट। If collector is saying, of course he must have some background knowledge about it. So yes, your answer is we can use, ठीक है, पैडी स्टबल। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर स्टबल्स आर्यवीर। पैडी स्टबल को यूज कर सकते हो। ओके, पैडी मतलब राइस वाले लेफ्ट ओवर्स। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।